फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव कामत खामोश खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। शहर से तकरीबन 3 मील दूर नहर के पुल के करीब एक कच्ची बस्ती है, नूरस्तान। वहां अपने पोते के पास वो रह रहा है और उसका पोता मेहरबान अली एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। हम कल शाम को शेरान से मिलने के लिए जाएंगे, सारंग ने जवाब दिया। कल शाम को क्यों, सुबह क्यों नहीं, जरिया बोली। तुम जानती हो कि दिन के वक्त तुम लोगों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं, सारंग ने कहा। आज के वाक़े के बाद तो वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे होंगे। ठीक है, हम कल शाम ही को चलेंगे, जरियाब ने सर हिला दिया। वो लोग कुछ देर और बातें करते रहे, फिर सो गए। सारंग सुबह उठते ही बाहर चला गया। दोपहर के वक्त उसने आकर बताया कि पूरे शहर में खुलबली मची हुई है। एक तरफ रखेल शाह के आदमी बड़े शद्दोमद से उन्हें तलाश करते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ अवामी हल्के रखेल शाह के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। अखबार में दरियाब का खत शाया होने के बाद लोग अब खुल्लम खुल्ला रखेल शाह के खिलाफ बातें करने लगे हैं। सारंग अखबार ले आया था। अखबार में दरियाब के खत के अलावा इदारे ने यह भी लिखा था कि जिसमें उस खत और गुज़श्ता वाक़यात का हवाला देते हुए रखेल शाह के खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अखबार पढ़कर दरियाब मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया था कि रखेल शाह की साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी और रखेल शाह की तमाम कुव्वत अपने आप को बचाने पर सिर्फ होगी। लेकिन दरियाब ये भी जानती थी कि वो उसे भी नहीं छोड़ेगा और पहले से ज़्यादा शिद्दत से उसे तलाश करेगा। शाम का अंधेरा फैलने के बाद दरियाब, कुंदन और जरमख सारंग के साथ नूरस्तान की तरफ रवाना हो गए। कुंदन की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी थी कि शेरान उसे पहचान ले। रखेल शाह के आदमी अगरचा पागल कुत्तों की तरह पूरे शहर में उन्हें तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन नूरस्तान पहुंचने में उन्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस बस्ती का नाम नूरस्तान था, मगर तारीकी में डूबी हुई थी। शहर के बिल्कुल पहलू में वाक़या होने के बावजूद यहाँ तो ना तो बिजली थी और ना जिंदगी की दूसरी सहूलतें। दस्तक के जवाब में मकान का दरवाज़ा एक लंबे तिरंगे नौजवान ने खोला। वो शेरान अली का पोता मेहरबान अली था। उसने सारंग को पहचान लिया और उन्हें अंदर ले गया। शेरान एक कमरे में चारपाई पर बैठा था और वो बहुत बूढ़ा था। उसके जिस्म पर गोश्त बराए नाम ही था, हड्डियों का ढांचा लग रहा था। कमरे में लालटेन जल रही थी। मध्यम रोशनी के बावजूद उसे कुंदन को पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो जागीरदार निमरान का साईं था और कुंदन उसके सामने पलकर जवान हुई थी। आका दादी और वो कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, कल सारंग ने मुझे बताया था कि आप जिंदा हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस काबिल हो सका कि जागीरदार की अमानत उसके वारस के हवाले कर सकूं। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। खुदा तुम्हें और जागीरदार को सलामत रखे। आप बैठिए, मैं अभी आपकी अमानत लेकर आता हूँ। शेरान उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने चारपाई के नीचे से एक पुराना सा जंग खुर्दा ट्रंक खींचा जिसमें कपड़े भरे हुए थे और उसने उन कपड़ों के नीचे से एक पोटली निकाल ली और दोबारा उसी कमरे में आ गया। ये लीजिए आपकी अमानत। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हुआ हूँ। उसने मैले से कपड़े की पोटली कुंदन की तरफ बढ़ा दी। कुंदन ने पोटली खोलकर देखी। उसमें कागजात थे। वो लालटेन की रोशनी में कागजात का जायजा लेने लगी। ये जागीर की मलकियत के कागजात और दूसरी अहम दस्तावेजात थीं। रखेल शाह इन्हीं कागजात की ज़रूरत थी और जिनमें रद्दो बदल करके वो जागीर पर काबज हो सकता था। कुंदन ने शेरान का शुक्रिया अदा किया और उससे दोबारा मिलने का वादा करके वो लोग वहाँ से रुखसत हो गए। वापसी पर भी उन्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सारंग के घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और फिर कुंदन और दरियाब कागजात की वो पोटली खोलकर बैठ गईं।
ज़रियाब सुंदस खानदान की तारीख मुरतब करने के लिए घर से निकली थी। जागीरदार निमरान की दावत पर वो सुंदस महल आई थी, जहां से ये शैतानी चक्कर शुरू हो गया था और वो भी साजिशों के जाल में फंसती चली गई थी। और अब ये कागजात उसके सामने थे। उन कागजात की तहरीर एक एक सतर उसके लिए सनसीखेज इंकशाफ की हैसियत रखती थी। और ये इंकशाफ सबसे ज़्यादा सनसीखेज था कि उसका दादा रोशन ज़मीर और कुंदन का दादा सगे भाई थे और जागीर का बानी उनका परदादा बेदार बख्त था। ज़रियाब का बाप शजरा किसी बात पर अपने बाप से नाराज होकर चला गया था और जागीर उसके कदन निमरान के हिस्से में आई थी। निमरान ने शजरा को बहुत तलाश किया था, लेकिन उसका पता नहीं चला था, जबकि शजरा जानबूझकर गायब था और उसके इंतकाल के बाद ज़रियाब ने उस खानदान की तारीख लिखने का सोचा था। और आज यह सनसीखेज इंकशाफ हुआ कि वो भी कुंदन की तरह उस जागीर की वारिस है। कुंदन ने भी ये हकीकत जान ली थी कि ज़रियाब उसकी अपनी है और वो दोनों चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखती रहीं, फिर बेइख्तियार एक दूसरे से लिपट गईं। शहर में वाकई एक हंगामा उठ खड़ा हुआ था। अखबारात ने शायद सुर्खियों से ये खबर शाया की थी कि जागीर की वारिस कुंदन जिंदा है और उसके साथ ही रखेल शाह की साजिशों को भी बेनकाब किया गया था। कानून उसके खिलाफ पूरी कुव्वत से हरकत में आ गया था। रखेल शाह रुपोश हो गया और पुलिस उसकी तलाश में थी। उस रोज पहली मर्तबा ज़रियाब, कुंदन और ज़रमक बिला खौफो खतर दिन की रोशनी में घर से बाहर निकले। ज़रियाब ने पुलिस के आला अफसर से फ़ोन पर राब्ता किया और फिर ये सब लोग उससे बाजमात मुलाकात के लिए रवाना हो गए। पुलिस का सरबराह बड़ी हमदर्दी से उनसे पेश आया था। कुंदन, ज़रमक और ज़रियाब ने बड़ी तफसील से उसे सब कुछ बता दिया। उसने वादा किया कि रखेल शाह को किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के सरबराह ने गेस्ट हाउस में उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया और उनकी हिफाजत के लिए गार्ड्स भी मुकर्रर कर दिए थे, लेकिन उन्हें मुहावजों की जरूरत नहीं थी। अब वो छुप कर भी नहीं बैठना चाहते थे। अब तो वो इस पोजीशन में आ गए थे कि बाहर निकल कर रखेल शाह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सबसे पहले उन्हें जागीरदार निमरान को तलाश करना था। अंदेशा था कि मायूस होकर रखेल शाह उसे जान से ना मार दे। ज़रमक और ज़रियाब बड़ी शद्दोमद से खामस या गोपांग को तलाश कर रहे थे। सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी थी। उनके बहुत से हमदर्द अब खुलकर सामने आ गए थे। एक रोज शाम को ज़रमक को ऐसे ही हमदर्द से इतला मिली कि रखेल शाह का खास आदमी कुतबाबाद की पहाड़ियों पर वाक़या एक मकान में छुपा हुआ है। उसने जो हुलिया बताया था वो 100% गोपांग पर फिट बैठता था। ज़रमक ने इस मकान का पता नोट कर लिया और ज़रियाब को साथ लेकर कुतबाबाद की तरफ रवाना हो गया। ज़रमक का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो गोपांग ही था जो उस मकान में छुपा बैठा था। वो अकेला ही था और उन्हें मकान में दाखिल होते देखकर उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। उसे काबू करने में ज़रमक को ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। रखेल शाह का खेल खत्म हो चुका है। ज़रमक ने उसके जबड़े पर घौंसा रसीद करते हुए कहा, अब वो खुद छुपता फिर रहा है, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। बेहतर है कि तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ उगल दो। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, गोपांग चीखा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुमने जुबान ना खोली तो जिंदा तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़रमक ने उसे एक और घौंसा रसीद किया। तुम्हारे जुर्म के बारे में तो पुलिस तुमसे पूछेगी। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक बात, जागीरदार निमरान कहाँ है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, गोपांग ने जवाब दिया। ज़रमक ने ज़रियाब की तरफ देखा और फिर वो दोनों गोपांग पर पल पड़े। गोपांग उनके दोनों के बीच में फुटबॉल बना हुआ था और उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिन पर उनकी ठोकरें ना पड़ी हों। वो बहुत सख्त जान साबित हुआ था, लेकिन बिल आकर उसे ज़बान खोलनी ही पड़ी। बाबा बताता हूँ, और वह नाक से बहने वाला खून पूंछते हुए बोला। बताओ कहाँ है जागीरदार निमरान? ज़रियाब उसे ठोकर मारते हुए चीखी। सुंदस महल में, गोपांग ने रुक रुक कर जवाब दिया। रखेल शाह उसे कल ही यहाँ से लेकर गया है और मैं भी सुबह यहाँ से जाने वाला था। सुंदस महल में किस जगह? ज़रियाब ने पूछा। रखेल शाह के रिहायशी कमरे के नीचे वाला तय खाने में, गोपांग ने जवाब दिया। ज़रियाब और ज़रमक ने एक दूसरे की तरफ देखा। गोपांग को उठाकर गाड़ी में डाला और वो लोग तेज रफ्तारी से दरवेशपुर की तरफ रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने सुंदस महल को चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एसपीआई कई मरतबा मेगाफोन पर रखेल शाह को वार्निंग दे चुका था कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे।
लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था और जब आखिरी मर्तबा वार्निंग दी गई तो दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। एसपी ने भी फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस जबरदस्त शोर में रखेल शाह की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैं आग लगा दूंगा इस हवेली को, जलाकर राख कर दूंगा इस जागीर को, जो भी आगे बढ़ा उसे भून कर रख दूंगा। मैं अंदर जा रहा हूं एएसपी साहब, जरमक ने कहा। जागीरदार तय खाने में कैद हैं, अगर शेर शाह ने हवेली को आग लगा दी तो वो भी बच नहीं सकेंगे। एसपी कुछ कहना ही चाहता था कि हवेली के अंदर अचानक शोले भड़क उठे। मट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी गई थी। तेल की बू साफ महसूस हो रही थी। जरमक पुलिस वालों के साथ मेन गेट के अंदर की तरफ खड़ा था। आग उस ब्लॉक को लगाई गई थी जिसके तय खाने में जागीरदार कैद था। जरमक उसकी तरफ भागने लगा और अचानक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी चीखते हुए दौड़े। जरमक उस ब्लॉक से भी दूर ही था कि अचानक ही खामोश उसके सामने आ गया। वो किसी देव की तरह उसके सामने खड़ा था। जरमक ने उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक लगाई, मगर खामोश अपनी जगह पर खड़ा रहा। जरमक समझ भी ना पाया था कि खामोश ने उठाकर उसे दूर फेंक दिया और पुलिस वालों की तरफ बढ़ा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर चीखा, मगर खामोश पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुसलसल आगे बढ़ता रहा। इंस्पेक्टर ने अपने 2 आदमियों को फायरिंग का हुक्म दे दिया और कई गोलियां खामोश के जिस्म में प्यूसत हो गईं। खून की धारें बह निकली, मगर वो दोनों हाथ फैलाए आगे बढ़ता रहा। कांस्टेबलों की राइफलें तरतराती रहीं। खामोश आगे बढ़ता रहा और उसका जिस्म छलनी हो चुका था। पुलिस वालों की आंखें वहशत से फटी जा रही थी। खामोश एक पुलिस वाले के करीब पहुंच गया और इस मर्तबा चंद गोलियां उसकी खोपड़ी में लगी और वो पहली मर्तबा लड़खड़ाया और फिर ढेर हो गया। जरमक तय खाने में उतर चुका था। आग फैल रही थी, हर तरफ धुआं था। उसने पलंग पर पड़े हुए जागीरदार निमरान को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ दौड़ा। वो इमारत से निकलकर गेट की तरफ दौड़ रहा था कि ऊपर से रखेल शाह की चलाई हुई एक गोली उसकी टांग में लगी और वो लड़खड़ा गया, लेकिन रुका नहीं। जागीरदार को गोद में उठाए गेट की तरफ दौड़ता रहा। एसपी के हुक्म पर कई पुलिस वालों ने रखेल शाह पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो पीछे हट गया था। जरियाब और कुंदन दौड़कर जरमक के करीब पहुंच गईं और इस तरह वो जागीरदार को लेकर गेट के करीब पहुंच गए। हवेली का पूरा ब्लॉक आग की लपेट में आ गया था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे और उन शोलों में रखेल शाह के कैकों की आवाज गूंज रही थी। जागीरदार निमरान कुंदन और जरियाब से लिपट गया। जरमक भी उनके करीब खड़ा था और उसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने जख्म की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो खुशी थी कि बिल आखिर उसने अपने आका को बचा लिया। दूर खड़ी हुई खुशनुमा भी करीब आ गई और अपना दुपट्टा जरमक की टांग के जख्म पर बांधने लगी। वो सब गेट में खड़े आग के बुलंद होते हुए शोलों को देख रहे थे। अब कैकों की बजाय रखेल शाह की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं और फिर वो चीखें भी मालूम हो गईं। फैलती हुई आग ने उसे जलाकर राख कर दिया था और वह अपनी साजिशों समेत उस जहन्नम में जल गया था। वो लोग चंद लम्हे आग के शोलों की तरफ देखते रहे, फिर जागीरदार निमरान को सहारा देकर बाहर की तरफ चल पड़े। बुराई अपने अंजाम को पहुंच गई थी और अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा था। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।